नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे आप सब भाई? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सभी का एग्ज़ाम जो 23 तारीख में गए थे उन सभी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो मेरे प्यारे साथी, आप लोगों के लिए मैं अपनी पहली शिफ्ट का जो 23 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसका मैथ्स का जो सॉल्यूशन है वो लेकर आया हूँ। जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे, 25-26 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे, तो उन सभी का एक बेहतरीन सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। फटाफट कराते हैं उस सॉल्यूशन को, फटाफट देखते हैं उस सॉल्यूशन को। तो आइएगा, देखिएगा आज का जो आप लोगों का थंबनेल है, तो बेस्ट एनालिसिस कराएंगे आप लोगों का, गजब सॉल्यूशन होगा। और अगली शिफ्ट वाले जरूर देख कर जाएं, जो आने वाले 24-25 वाले बच्चे हैं वो भी इन चीज़ों को जरूर देख के जाएं मेरे भाई, ठीक है। तो अगली शिफ्ट का जैसे ही आपका कंप्लीट होता है उसका भी एक बेहतरीन सॉल्यूशन आपके सामने जरूर लेकर आएंगे। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कहानी है। आइए भैया, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? तो आप लोगों के सामने सबसे पहला क्वेश्चन ग्राफ का है। तो क्या क्वेश्चन है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे मेरे साथ में। तो आपके सामने आप लोगों को दिखाया गया है पाई चार्ट। तो दिखाया गया है निम्नलिखित पाई चार्ट एक परीक्षा के लिए नामांकित अभ्यर्थियों और विभिन्न संस्थाओं में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के वितरण को दर्शाता है। यानी ये वाला जो पाई चार्ट आप लोगों को दिखाया है ये नामांकित अभ्यर्थी है, यानी कि इस परीक्षा में कितने लोगों ने नामांकन किया है और इस परीक्षा में कितने लोग पास हुए हैं, ये उनका ग्राफ है, ये उनका पाई चार्ट है। तो यहां पर हमें समझाया गया है कि नामांकित करने वाले अभ्यर्थी कितने हैं। तो आपको बताया गया 85-50 है और परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, अभ्यर्थी कितने हैं, 5700 है मेरे भाई, ठीक है। तो ये अलग अलग संस्थान है, ये एस है, टी है, वी है, एक्स है, पी है, क्यू है, आर है। इसी प्रकार से इधर भी दिखाया गया है। अब क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? संस्थान एस और पी से उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थियों की संख्या, संस्थान एस और पी से पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। एस और पी की बात करेंगे अगर हम पास होने वालों में, तो एस में कितना है तो आप कहेंगे 16 है और पी में कितना है तो आप कहेंगे 18 है। तो 18 और 16 बना 34%, यानी हम 5700 का 34% निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चे। और यहां से हमारा 34% आसानी से निकल के आ रहा होगा, जीरो से जीरो गए। उसके बाद में अगर इसे हम कैलकुलेट करते हैं, 4×7 = 28, उसके बाद में हो जाएगा यहाँ आपका 9 और ये हो जाएगा 1938। 1938 यहाँ से निकल के आए, ठीक है बच्चा। अब इधर आएंगे, आगे बोला गया है संस्थान टी और आर से, संस्थान टी और आर से नामांकित अभ्यर्थियों की कुल संख्या। नामांकित में टी और आर की बात हुई है, तो टी में कितने हैं 8 और आर में कितने हैं तो आप कहेंगे 10 और यहां बना 18%। यानी कि 85-50 का मैं कितने परसेंट निकाल रहा हूं, 85-50 का मैं निकालूंगा 18%। तो मैं इसका 18% निकालता हूं, देखता हूं क्या होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चे, जीरो से जीरो कट जाएगी, 5 से जाएगा 2 बार, 5 से जाएगा आप लोगों का कितनी बार तो आप कहेंगे 5 से जाएगा गुरुजी 1 बार, उसके बाद में 7 और यहाँ 1, और 2 से कट जाएगा कितनी बार तो 9 बार। तो यहाँ हो जाएगा आप लोगों का भाई 17, 9 एकम 9 और 17 निम्मा 153, यानी कि 1539। 1539 यहाँ से आया। अब पूछा गया इनके बीच का अंतर कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, अंतर निकालना बड़ा ही आसान है। तो 1938 माइनस करेंगे इसके अंदर से कितना 1539, तो यहाँ से आप लोगों का रिजल्ट आ रहा होगा कितना तो आप कहेंगे ये आ जाएगा 399, 399। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। सभी साथियों ने एक बात हमेशा याद रखनी है, पेपर में आप जब जा रहे होंगे, पेपर को जब आप सोल्व कर रहे होंगे, तो डाटा को अच्छे से रीड करना है और उसके बाद में एक अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ में सवाल को सोल्व करने का प्रयास करना है। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को लगता है कि इस सवाल को तो मैं फटते कर दूंगा, कई बार क्या होता है उसकी कैलकुलेशन के अंदर कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और फिर बाद में आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, वो गलत हो जाता है। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन करते समय आप लोगों को डाटा अच्छे से रीड करना बस, और कॉन्फिडेंस के साथ करिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं, एक आध क्वेश्चन ठीक ठाक संभाल लीजिएगा, नहीं तो सारे ही क्वेश्चन आपके बेहद आसान है, बेहद सिंपल है। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है, ध्यान देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। अरे भाई कितना बड़ा हो गया भाई यार। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया, कैसे हो गए भाई। ये रहा भाई, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है। एक अच्छा सा सवाल है, इसको कई बार रीजनिंग में डाल के पूछ लेता क्वेश्चन को। इसमें बताया गया कि P इज ग्रेटर देन Q, अगर P Q से बड़ा है, अगर P Q से बड़ा है तो ये कंडीशन पास होगी। कौन सी कंडीशन भाई, P² + Q क्यूब, यानी कि जहां ग्रेटर देन का साइन लगा रखा उसके लिए ये कंडीशन है, और जब ये लेस देन का साइन लगाया P लेस देन Q, तो लेस देन के लिए कंडीशन क्या लिखी हुई, P³ - का Q²। बात समझ में आई। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसने बताया है अगर P इज ग्रेटर देन Q है, यानी कि अगर ग्रेटर देन की कंडीशन लगी हुई है तो ये लगाना, और अगर लेस देन की कंडीशन है तो ये लगाना। अब आपके सामने क्वेश्चन है, जरा लगा के देखते क्या बोला गया है। बोला गया है मेरे भाई इसके अंदर की
वन लेस देन टू, यानी ये आपका P है और ये आपका Q है। अगर ये P Q है, लेस देन ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है। अब ये मत देखना कि भैया एक तो दो से बड़ा होता ही नहीं है, तो मेरे भैया इसने केवल और केवल ग्रेटर देन के साइन का मतलब समझा रखा है। क्या है कि यहाँ समझा रहा P स्क्वायर प्लस Q क्यूब, तो P का मान एक हुआ, एक का स्क्वायर करेंगे प्लस Q क्यूब यानी दो का क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो 8 और 1 हो जाएगा 9, यहाँ से 9 आया। अब जो रिजल्ट आपके साथ में तैयार हुआ यहां से यहां तक था वो है 9, और यहां लेस देन का साइन है तो 3। अब लेस देन के लिए कंडीशन क्या दिखा रखी है, P क्यूब माइनस क्यू स्क्वायर, तो मेरे भाई 9 का क्यूब करेंगे, 9 का क्यूब करेंगे माइनस का क्यू स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 729 और ये हो जाएगा -9, तो यहां से आंसर आ रहा होगा 720 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप सभी साथी लगाना ए ऑप्शन, यहां पर इसका 720 राइट होने वाला है। सभी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने फिर से है एचसीएफ एलसीएम का, एक बड़ा ही प्यारा सा सवाल आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है, और इतना आसान क्वेश्चन है कि आप इसे फट से झट से बना देंगे भाई। क्वेश्चन है 0.05, 0.5, 0.25, 1.25 का में से कितना होगा। अगर आप कहेंगे कि भैया में से निकालना है तो पॉइंट हटा लीजिएगा, पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 5/100। अगले में है 0.5, ये 5/10 हो जाएगा। उससे आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा 25/100। मेरे भाई 0.2 अंक बाद है तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी। उसके बाद 1.25 है तो ये 125/100 आ जाएगा। उसके बाद में आप इनको लेना है क्या, में से। अगर एचसीएफ लेना है तो मेरे प्यारे बच्चे ऊपर तो लेंगे हम एचसीएफ, ऊपर वालों का तो लेंगे हम एचसीएफ, और नीचे वालों का लेंगे हम एलसीएम, नीचे वालों का लेंगे हम एलसीएम। अगर मैं इनका एचसीएफ निकालना चाहता हूं तो मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, 5, 5, 25 और 125 का एचसीएफ कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 5 बनेगा। और अगर मैं 100, 10, 100 का एलसीएम निकालता हूं तो वो कितना बन रहा होगा मेरे भाई, वो कहेगा 100। तो यहां से इसको अगर हम पॉइंट में लिखेंगे तो आंसर बनेगा 0.05। 0.05 आपको जिस ऑप्शन में दिखाई देगा वहां आप टिक कर देंगे, तो यहां से आपका राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर है। तो आप लोग एक बात ध्यान रखना, आप लोगों के अलग अलग सेट हैं तो इनके क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं। कभी ये सोचो कि भैया मेरा तो ऑप्शन बी दे रखा है, तुमने तो सी लगाया था, मैंने सी लगाया है 0.05 के लिए। अब 0.05 किसी का ए में है तो वो ए लगाओ, बी में है बी लगाओ, डी में है डी लगाओ। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से ही आया है। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 आता है। वह सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसे 4, 6, 7, 8, 9 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेष आएगा, तो आप कहेंगे 3 शेष आएगा। मेरे प्यारे बच्चे आप एक बात बताइए, ऑप्शन आपके सामने है तो आप यहां पर 4 से डिवाइड का रूल लगाइएगा। 4 से डिवाइड का रूल है संख्या के आखिरी के 2 अंक, यहां 0, 1 है, यहां भाग करोगे नहीं आएगा। यहां 10 है, 4 से डिवाइड करोगे नहीं आएगा। यहां 0, 7 है, 4 से डिवाइड करोगे 3 शेष आएगा, और यहां 4 से डिवाइड करोगे 0 शेष नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें आप लोगों को कतई परेशान होने की जरूरत थी ही नहीं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से आया, प्रॉफिट एंड लॉस का एक आसान सा सवाल, और बड़ा ही बेहद आसान सवाल। क्या है भैया, क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि बाबूजी कि भैया जी 30 टेबल का सीपी या लागत मूल्य, 30 टेबल का लागत मूल्य, 30 टेबल का क्रय मूल्य जो है 40 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है। 40 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर हम इनको बराबर रखते हैं, यहां से सीपी और एसपी का रेशो सेट करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे आपको पता 0 कॉमन है, कैंसिल हो गई, तो सीपी आ गया 4, एसपी आ गया 3। तो 4 रुपए की वैल्यू की वस्तु 3 रुपए में बेच दी तो कितना लॉस हुआ, 1 का कितने पर हुआ, 4 पर गुणा 100, तो कितने परसेंट आ रहा है, तो आप कहेंगे भाई 25% का लॉस हो जाएगा, 25% की हानि हो जाएगी। 25% आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो रहा है यहां पर। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी किसी साथी को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने फिर से आपकी स्क्रीन पर, एक बहुत ही प्यारा सा सवाल आपके सामने, और क्वेश्चन क्या है ध्यान से पढ़ेंगे सभी साथी। क्वेश्चन आपके सामने ये बोला गया है मेरे प्यारे बच्चे कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से उतने ही संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। अब वह पूरे लोट को 20 रुपए में 9 की दर से बेचता, उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। सेम डिजिट वगैरह भी सेम है, कोई चेंज नहीं है। मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को करा रखा है, आपने सही से चीजें पढ़ी है। तो यहां बोला गया 10 रुपए में, तो रुपए इधर लिखेंगे और इधर इनकी क्वांटिटी, इधर इनकी रेट लिखेंगे। 10 रुपए में कितने की दर से खरीदा, 4 की दर से। आगे बोला 10 रुपए में 5 की दर से। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताइएगा, जितने का ये खरीदा गया है उतने की ये खरीदे गए, तो सबसे पहले क्या सेम करेंगे, इनकी क्वांटिटी, इनकी मात्रा सेम करेंगे। तो इसमें 5 की गुणा कर लीजिएगा और यहां कर लेते हैं 4 की गुणा। 4 की गुणा इसमें तो 4 की गुणा इसमें हो जाएगी, 5 की गुणा इसमें तो 5 की गुणा इसमें हो जाएगी। तो यहां से बन जाएगा 90, यहां से बन जाएगा 90 और यहां से बन जाएगा 40। यहां से कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे यहां से बन जाएगा गुरुजी 40। तो 90 और 40, सॉरी 90 कह रहा हूं, यहां बन जाएगा 50।
50 और 40 हो जाएगा 90। तो 90 रुपए में हमने कितने संतरे खरीद दिए? 20 और 20 40 संतरे यहां तो हमने खरीद लिए। अब वही बेचने की बात आती है, तो बेचने के लिए क्या कौला 20 रुपए में 9 की दर से सभी को बेचने का प्रयास करता, 20 रुपए में 9 की दर से बेच रहा है। तो आप मुझे ये बताइएगा क्या इनकी क्वांटिटी सेम है? जितने खरीदे गए उतने ही बेचने होंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो इनकी क्वांटिटी अलग है, यहाँ 9 की गुणा करेंगे और यहाँ करेंगे अपन 40 की गुणा। यहाँ 9 की करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा आप लोगों का, और यहाँ 40 की करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा आप लोगों का 800 और यहाँ से बनेगा आप लोगों का 810। तो हमने चीजों को खरीदा कितने का? 810 का, और बेचा कितने का? 800 का। अगर मैं यहाँ से ध्यान दूंगा तो मेरे प्यारे बच्चे लॉस हो गया 1 का, और कितने पर हो गया? तो आप कहेंगे 81 पर, और गुणा 100। तो 1/81 गुणा 100 का मतलब हुआ 81 से डिवाइड करेंगे तो एक बार ही चल पाएगा। 1 सही 19/81% का लॉस हो जाएगा। 1 सही 19/81% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। जल्दबाजी के चक्कर में डी मत लगा देना, क्योंकि डी भी साथ में लिखा हुआ है। आइएगा फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। आपका मिश्रण का क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा सा आसान सा सवाल, और इसे आप बहुत ही स्पीड से कर सकते हैं। देखो 2 प्रकार के चावल हैं, पहले का रेट बताया गया 11 रुपए पर केजी, दूसरे का रेट बताया गया 21 रुपए पर केजी। दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण बना उसका रेट है 17 रुपए पर केजी। तो दोनों चावल को किस अनुपात में मिलाया गया है मेरे प्यारे बच्चे? पहले का रेट क्या है? 11 रुपए पर केजी, और दूसरे का रेट क्या है? 21 रुपए पर केजी। और इन दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण बना उसका रेट कितना है? 17 रुपए पर केजी। आपको पता है जब जब दो चीजों को एक साथ मिलाए तो आप एलिगेशन लगा सकते हैं। तो एलिगेशन लगाएंगे, यहां से रेशो बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, यहां से आएगा 4 और यहां से आएगा आप लोगों का 17 - 11 तो आएगा 6। और रेशो में चीजों को कॉमन चीजों को कट कर देते हैं। 2 से कट करेंगे 2 बार, 2 से कट करेंगे 3 बार। तो यहां से रेशो आ रहा होगा 2:3, 2:3, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर क्लियर है, 2:3 आपका राइट हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक आप लोगों का साधारण ब्याज का प्यारा सा सवाल, क्या क्वेश्चन है ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी? 12.5% की रेट से एक राशि कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी? तो क्या बोला गया है? दुगनी बोला गया है। तो दोगुना में से एक कम करो तो कितना आया? 1 आया, 1 आया, और रेट क्या है? 12.5, और गुणा करेंगे मेरे प्यारे बच्चे आप कहोगे 100 से, तो यहां से आप कहोगे इसका आंसर बन रहा होगा 8%, 8 वर्ष। क्लियर है? यहां से बन जाएगा 8 वर्ष। क्लियर है? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। यही क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि 8 वर्ष में एक धनराशि कितने परसेंट की दर से दुगनी हो जाएगी? तो इसका आंसर बनेगा फिर आप लोगों का 12.5%। अगर परसेंट में बोलेगा तो 12.5% आ जाएगा, और वर्ष में पूछेगा तो यहां से इसका आंसर 8 वर्ष आ जाएगा। क्लियर है? सभी को बात समझ में आ गई होगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और प्यारा सा सवाल आप लोगों का किसका है भाई साहब? यहां पर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखिएगा, इनको ठेकेदारी वाले क्वेश्चन भी बोल देते हैं। भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिन में काम करने का लिया और 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। यदि 50 दिन में केवल 1/4 काम हुआ है तो पूरे काम को समय पर करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या क्या होगी? मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताइएगा, कितने श्रमिक लगाए? शुरुआत में हमने 200 श्रमिक लगाए। कितने लगाए हैं? 200 श्रमिक। और 150 दिनों में काम करने का हमने पूरा ठेका लिया, ठीक है। पर हमने काम करा कितने दिन? केवल 50 दिन। और कितना काम किया है? 1/4 काम किया है। काम को हमेशा अपोन की फॉर्म में लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं। अब इसने कहा कि अतिरिक्त व्यक्ति लगाए, तो आपके 200 व्यक्ति पहले से थे, अब कुछ अतिरिक्त व्यक्ति लग गए, तो आपके हो गए यहां पर 200 + x। और यहां पर दिनों की संख्या कितनी रह जाएगी मेरे प्यारे बच्चे? आप कहोगे 50 दिन आपके यहां निकल गए, तो यहां रह जाएंगे 100, क्योंकि टोटल कितने हैं? 150 दिन। और यहां काम कितना रह जाएगा? तो आप कहेंगे 3/4 काम रह जाएगा, ठीक है। रेशो में यहां अपोन में चीजें कट जाएंगी, 4 से 4। उसके बाद में यहां अगर मैं कट करना चाहूं तो 50 से जाएगा कितनी बार? 2 बार। कितनी बार जाएगा भाई? 2 बार। उसके बाद में 2 से जाएगा 200 कितनी बार? तो आप कहेंगे 100 बार। और 100 की गुणा 3 में होगी तो 300, और 300 बराबर हो जाएगा आप लोगों का 200 + x। मेरे भाई यहां से x की वैल्यू आ रही होगी कितनी? 100। तो हमने इसमें कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को लगाया है? तो आप कहेंगे 100 व्यक्ति हमने इसमें एक्स्ट्रा लगाए हैं। तो 100 मैन 100 पुरुष हमने इसके अंदर अलग से ऐड किए हैं। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी भाई के समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का समझने का प्रयास करते हैं। फिर से एक प्यारा सा आप लोगों का क्वेश्चन, वही आप लोगों का किसका मेरे प्यारे बच्चे? तो आप कहेंगे फिर से हमारा क्वेश्चन आ गया है टाइम एंड वर्क का। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन क्या? ध्यान सुनेंगे। 12 पुरुष 18 महिला एक काम को 10 दिन में करते हैं, तो 9 पुरुष 18 महिला उसी काम को 12 दिन में करती हैं। तो इसने पूछा 2 पुरुष 3 महिला उस काम को कितने दिन में करेगी? तो आप एक बात समझेंगे मेरे प्यारे बच्चे, 12 पुरुष हैं, 12 पुरुष है। इस टाइप को मैंने बहुत अच्छे से कराया था। 18 महिला है, और काम को कितने समय में कंप्लीट करते हैं? तो आप कहेंगे 10 दिन में। एक साथ मिलकर करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे ये इनका टोटल वर्क बन जाएगा। तो आप कहेंगे हाँ जी। और यहाँ कितने पुरुष है? तो आप कहेंगे 9 पुरुष है। और कितनी महिला है? तो आप कहेंगे 18 महिला है। और एक साथ मिलकर काम करते हैं
बिल्कुल जी। कितने दिन में काम कंप्लीट किया? 12 दिन में। ये भी टोटल वर्क हो गया, ये भी टोटल वर्क। तो टोटल वर्क को टोटल वर्क के बराबर रख के आप आगे बढ़ जाओ। यहां पर मैं चीजों को कट कर लेता हूं। 2 से गया 5 बार, 2 से गया 6 बार। तो अब देखो ध्यान से, हम लोग छोड़ा था जो है चीजों को डायरेक्ट करेंगे। 5 से जाए, 5 की गुणा करेंगे, 12 पंजे 60, 60 मैन हो गया, 9 छिक 54, 60 में 54 गया, कितने आदमी आ गए? तो आप कहेंगे 6 आदमी आ गए भाई। कितने बराबर हो जाएंगे औरतों के? देखो 18 पंजे 90 हो जाएगा और 18 छिक्का 108 हो जाएगा। 108 में से 90 गए तो आप कहेंगे 18 वो मैन आ गया भाई। यहां से मैन और वुमेन का एक दिन का रेशो निकालते काम का, तो वो आ जाएगा 18/6 यानी कि 3/1। यानी एक पुरुष तो करेगा 3 काम और एक महिला कितना काम करेगी? तो आप कहेंगे 1 काम करेगी। भाई इतनी बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन हो गया समझो। अगर मैं इस क्वेश्चन को करना चाहता हूं तो ध्यान से सुनेंगे। इसके अंदर आप लोगों को उठा के कोई सी भी सिंगल वन कंडीशन अप्लाई कर देनी है। तो पहली कर देते हैं, एक पुरुष 3 करेगा तो 12 पुरुष कितना करेंगे? तो आप कहेंगे 12 3 36 हो जाएगा गुरुजी। और एक महिला 1 काम करेगी तो 18 महिला 18 काम करे गुरुजी। और गुणा कितने दिन लगते थे? 10 दिन। और इस काम को हमें कराना किससे है? 2 पुरुष 3 महिला। 2 पुरुष 3 महिला से कराना है। एक पुरुष करता 3 तो 2 पुरुष करेंगे, 3 दूनी 6 यानी कि 2 गुणा 3 लिख देते हैं आपकी सुविधा के लिए। और एक 3 महिला है तो एक महिला 1 करती है तो 3 महिला कितना करेगी? तो आप कहेंगे 3 करेगी गुरुजी। ठीक है, बात समझ में आई? तो आप कहेंगे हाँ जी बात समझ में आ गई हमारे। तो मेरे प्यारे बच्चे 12 3 36 18 ये 54 बना और ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 9। 9 से 54 कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 गुणा 10 हो जाएगा 60। तो इसका आंसर आ रहा होगा 60 दिन। इसका आंसर बनेगा 60 डेज। बात समझ में आ गई हो कि सभी साथियों के कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का ट्रेन का है, रेलगाड़ी का है। ध्यान से पढ़ेंगे पहले एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 2 रेलगाड़ी, एक की स्पीड है 59 किलोमीटर पर आवर, दूसरी की स्पीड है 32 किलोमीटर पर आवर, समान दिशाओं में चलती है और तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई याद कीजिए। मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो हमेशा याद रखो दोनों की डिस्टेंस ऐड होगी। परंतु अगर कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करती है केवल, तो हमेशा याद रखना केवल और केवल और केवल डिस्टेंस उसी गाड़ी की काम करेगी, डिस्टेंस उसी गाड़ी की ली जाएगी जो तेज गति से चल रही होगी। स्पीड दोनों की काउंट होगी, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, जब आप किसी गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं और गाड़ी की स्पीड मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर है और गाड़ी के अंदर आप भी बैठे हैं, तो आपकी स्पीड भी बच्चे 60 किलोमीटर पर आवर ही रहती है। इसके अंदर बोला गया है कि भैया इसकी डिस्टेंस बताइए। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। जब 2 रेलगाड़ियां सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो मेरे प्यारे बच्चे उनकी स्पीड हो जाएगी -59 यानी 32, तो यहां जाएगा 27। कितना आ गया? 27 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 गुणा कर देंगे, इनटू करेंगे समय कितना है? 16। यहां हो जाएगा 9 से 2 बार, यहां हो जाएगा 9 से 3 बार, यहां हो जाएगा 2 से 8 बार और यहां हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 8 पंजे 40, 40 तिया 120 मीटर। तो आपकी जो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी है उसकी लंबाई वो आ रही है 120 मीटर। सभी को बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। 120 मीटर लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। आइएगा फिर से एक आप लोगों का समय दूरी का क्वेश्चन है या रेलगाड़ी का क्वेश्चन कह सकते हैं। आइएगा समझते हैं क्या क्वेश्चन है। 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगने वाला है? जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ सुरंग की लंबाई भी तय करेगी। तो 67 तो अपनी हो गई, 33 हो गई सुरंग की, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? यहां से हम निकालते रेलगाड़ी की स्पीड यानी कि चाल बराबर सभी को पता होगा दूरी बटे समय होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां हो जाएगा 67 + 33, तो अंज हो जाएगा 100 मीटर बटे समय कितना? 10 सेकंड। तो यहां से आ गया 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। अगर रेलगाड़ी की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है तो अब रेलगाड़ी से क्या बोला गया? रेलगाड़ी द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, प्लेटफॉर्म का नहीं, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है तो हमेशा याद रखेंगे रेलगाड़ी अपनी डिस्टेंस कवर करती है, रेलगाड़ी अपनी दूरी चलती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई है 67 मीटर। 67 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने अब प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार किया है, तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? 67। और समय बराबर आपको पता है दूरी बटे चाल, और यहाँ स्पीड कितनी है? तो आप कहेंगे 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से आपका समय आएगा 6.7 सेकंड। बहुत ही प्यारा सा सवाल, आसान सा सवाल आप लोगों को मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन कराए हैं, अगर आपको ध्यान हो।
आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेशो से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेशो से है और रेशो से एक प्यारा सा सवाल आया मेरे प्यारे बच्चे। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को, क्वेश्चन में बोला गया निखिल और रीतू की इनकम का रेशो दिया गया है। निखिल है और रीतू है, निखिल है और रीतू है, इनकी इनकम का रेशो दिया गया है। सभी साथियों को पता है इनकम रेशो कितना है, 2:1, 2:1। और एक्सपेंडिचर का रेशो दिया गया है, खर्च का अनुपात दिया गया है 4:1। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है, 4:1 दिया गया है। ये 5:, इनकम का रेशो कितना है तो 2:1 और खर्च का है 5:3। वो उसका मैंने बचत का देख लिया मेरे भाई, यहाँ 5:3। और उसके बाद में सेविंग का रेशो दिया है। सेविंग का रेशो कितना दिया हुआ है तो आप कहेंगे सेविंग का रेशो है 4:1। परंतु हमारे क्वेश्चन में एक लाइन और बताई गई है, वो ये बोला गया है कि यदि इनकी टोटल बचत कितनी है 10,000 तो प्रत्येक की मासिक आय कितनी है। मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताइए, अगर इनकी टोटल बचत हमारी 5 बनेगी, टोटल अगर इनकी 5 बचत है तो इसकी कितनी आएगी 4, इसकी कितनी आएगी 1। पर क्वेश्चन में कितना बोला, 5 नहीं भाई 10,000 है, तो कितने गुणा पे बैठा है तो आप कहेंगे 2000 गुणा पे बैठा है। 2000 गुणा पे बैठा है तो इसका 2000 गुणा करेंगे तो यहां से आप लोगों की बचत आ जाएगी 8000, इसकी बचत आ गई 8000 और इसकी बचत आ गई आप लोगों की कितनी, तो आप कहेंगे इसकी बचत आ गई 2000। बात समझ में आ गई। अगर आपकी इतनी बात समझ में आ गई तो यहां से आपको इतना पता लग गया है इस डाटा को सोल्व करने के बाद कि इनकी जो बचत है, इनकी जो सेविंग है, इसकी सेविंग आ गई 8000 और इसकी सेविंग आ गई भाई 2000। ठीक है भाई। अब मैंने क्या कहा था, इस प्रकार के क्वेश्चन में डबल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। पहली वाले स्टेप में यहाँ काम करेंगे, दूसरे स्टेप में यहाँ काम करेंगे। तो पहले स्टेप में देखो क्या होगा, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 6 में से 5 गया तो आपके पास 1 की वैल्यू आ रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे कितनी आएगी, 5 दूनी 10 और 8 तिया 24, 24 से 10 गया तो कितना, सॉरी 24 से 10 गया तो कितना आ गया 14, क्या 1000। एक की वैल्यू 14,000 है तो इनकी इनकम पूछी गई अलग अलग। इसका 14 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28, 28,000, 28,000 तो आ जाएगी आपकी किसकी, निखिल की। और इसका 14,000 गुणा करेंगे तो रीशु की कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे रीशु की आ जाएगी हमारी 14,000। तो ऑप्शन देखेंगे 28,000, 14,000 किस में लिखा हुआ है, उसके बाद टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देखो ये लिखा हुआ 28,000 और 14,000। क्लियर है सभी साथियों, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आइए मेरे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, एक प्यारा सा सवाल आप लोगों के सामने। परसेंटेज के अंदर ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको समझाए थे, पढ़ाए थे, दिखाए थे, बताए थे। आइए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है 5 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि इसके अधिकतम कितने परसेंट नंबर आते हैं, 20%। अधिकतम अंकों का 20% प्राप्त करता है पर 5 अंकों से फेल हो जाता है। अगर इसको 5 नंबर मिल जाएंगे तो पास होगा, बोलो हाँ है ना। आप कहेंगे हाँ जी, पहली कंडीशन तो हो गई। अगली कंडीशन में बोला गया एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है, ये 30% स्कोर प्राप्त करता है अधिकतम अंकों का और पास होने वाले अंकों से 20 अंक लेके ज्यादा आता है। अगर केवल इसको पास कराना है तो इसके 20 नंबर कम कर दो, तो ये भी यहाँ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, केवल पास हो जाएगा। यानी दोनों कंडीशन को इक्वल रखो। 30 से 20 गया तो कितना आया, 10% आया, और 20 और 5 कितना हो गया, 25। तो यहां से अगर 10% की वैल्यू 25 है तो 100% की वैल्यू कितनी आ रही होगी, तो आप कहेंगे 100% की आ जाएगी गुरुजी 250। यानी जो एग्जाम है वो 250 नंबर का हो रहा है। अब आप लोगों को बताना यह है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे 250 का 20% निकालो, 250 का 20%, पहली कंडीशन से कर लो या दूसरी से कर लो, इच्छा आपकी है, मर्जी आपकी है। तो आप कहेंगे इसका 20% आएगा गुरुजी 50, और 50 आने पर 5 नंबर और मिलते हैं, क्योंकि 5 नंबर से हम फेल हो जाते हैं, पास करने के लिए 5 नंबर देने होंगे। यानी हम 55 नंबर पे पास है, 55 नंबर पे हम क्या है, पास है। हमको बताना है पास होने वाले विद्यार्थियों का परसेंट। तो पास होने के लिए परसेंटेज क्या आएगा, 55 बटे आपका 250 और गुणा आ जाएगा आपका 100। तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा भाई, 0 से 0 कट जाएगा, 25 से दूनी हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 5 पंजे 25 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, और 5 से कितनी बार कट जाएगा, 11 बार, और 11 दूनी हो जाएगा 22%। यानी कि पास होने के लिए आपको, उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए, तो आप कहेंगे 22% नंबर चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सभी साथियों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए मेरे प्यारे बच्चे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने किसका है, तो आप कहेंगे ये हमारा जो है ब्याज से रिलेटेड है, ब्याज का है। इसमें एसआई और सीआई दोनों बात की गई है। आइए समझते क्या है। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज कितना है, 1600 रुपए है। तो सबसे पहले यहां से ये पता करते हैं कि हमारी धनराशि कितनी है। 2 वर्षों के लिए रेट कितनी है, 5%, तो 5 दूनी हो जाएगा 10%। अगर 10% की वैल्यू हमारी 1600 है, अगर 10% की वैल्यू 16 है तो मेरे प्यारे बच्चे 100% की वैल्यू कितनी बन जाएगी, तो आप कहेंगे 16,000 बन जाएगी। यानी कि जो प्रिंसिपल है, यानी कि जो मूलधन है वो कितना आ रहा है हमारा, वो मूलधन आ रहा है हमारा 16,000 रुपए। अब इसमें बोला गया है कि 3 वर्षों के लिए समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 5% की रेट है, 3 वर्ष का क्वेश्चन है,
अगर 5% की रेट है तो 5% का मतलब बनता, आप सभी जानते होंगे, 1/20। हम इसको रेशो वाले मेथड से कर देंगे, 20 पर 1 का ब्याज बनेगा तो 20 से कितना बनेगा 21। परंतु क्वेश्चन कितने साल का मेरे प्यारे बच्चे, 3 साल का है, तो क्यूब कर देंगे। 20 का क्यूब कितना बनेगा, तो आप कहेंगे ये बन जाएगा 8000, और 21 का कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 9261, 9261। ब्याज कितना बन रहा है, तो आप कहेंगे 1261 का ब्याज बन रहा है, पर क्वेश्चन में 8 नहीं दिया गया, कितना दिया गया 16000, तो कितने गुना पे बैठा है, 2 गुना पे। इन सब चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, यहाँ तो आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कर रहा हूं। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2522 रुपए का ब्याज मिलने वाला है, 2522 रुपए का यहाँ से इंटरेस्ट मिलने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लगाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, फटाफट काम चलता रहेगा, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर आता है, एक साधारण ब्याज का सवाल, और साधारण ब्याज का क्वेश्चन आपके सामने है, तो आप इसे फटाफट कर जाएंगे। कैसे करेंगे, देखो यार, 12/2/2022 से 11/2/2023 तक 15% की रेट से 15% प्रतिवर्ष की दर से 73,000 रुपए का ब्याज कितना होगा, 73,000 रुपए पर 15% की रेट से ब्याज निकालना है। अब हमें निकालना कितने वर्ष का है, तो हमारे क्वेश्चन में 12/2 से 11/2 तक की बात हुई है, यानी 1 साल का। तो बटे में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 100, यहाँ 0 से 0 उड़ा दो, 0 की बाई 15 × 45 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, उसके बाद में हो जाएगा 4, 15 × 7 105, और 4 हो जाएगा 109। तो इसका आंसर बन जाएगा आप लोगों का 10,950, 10,950, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बड़ी आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह आया, और एक प्यारा सा सवाल है मेरे प्यारे बच्चे। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। 475 रुपए अंकित और 15% डिस्काउंट देने की एक जोड़ी पर कितनी छूट दी जानी चाहिए रुपए में। 15% का मतलब सभी को पता होगा, तो 15% का मतलब होता है 3/20। अगर 15% 3/20 हुआ, यानी इसका एमआरपी अगर 20 रुपए है, तो 3 रुपए का डिस्काउंट देगा, कितने में बेच रहा होगा, 17 में। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसने बोला इसका एमआरपी जो है कितना दिया गया है, 475, तो डिस्काउंट कितने का बन रहा है, 3 का। तो यहां से आप लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो मेरे भाई, मैं यहां से देख पा रहा हूं, अगर इसकी कैलकुलेशन करते, 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4, और उसके बाद में हो जाएगा 2 तिया 6, उसके बाद में 2 सत्ते 14, और उसके बाद 2 पंजे 10, तो यानी कि 23.75 बनेगा। अगर मैं 23.75 गुना इसका करता हूं, तो मेरे बच्चे यहां से आपकी कैलकुलेशन बन रही होगी कितनी, तो आप कहेंगे यहां बन जाएगी गुरुजी हमारी 3 पंजे 15, 5 7 21 और 1 22, उसके बाद में हो जाएगा 3 तिया 9 और 2 11, और यहां हम आंसर लगा देंगे पहला ऑप्शन, 71.25 रुपए का हमको डिस्काउंट मिलेगा। तो मेरे भाई, यहां से आप लोगों की कैलकुलेशन करने पर आई थी 23.75, और आंसर आप लोगों का करने पर आया है यहां पर 71.25, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी साथियों को क्लियर हो गया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो आप बोलोगे कि भैया बहुत तेज बता रहे हो, आप तो बहुत तेज कर रहे हो मेरे भाई। तो मेरे भैया, हम लोग आप लोगों को केवल और केवल ये समझा रहे हैं कि भैया पेपर जो आया है वो सारा का सारा आपका पढ़ा हुआ आया है। दूसरा ये समझा रहे हैं कि आपका जो पेपर है, आपका जो डाटा है, बस उसको ढंग से एक बार रीड कर लेना, तो आप एक बार में ही सवाल को बना जाओगे। अगर कोई क्वेश्चन ज्यादा परेशान आपको कर रहा है पेपर के अंदर बैठकर, तो उसको छोड़ने का प्रयास भी करना है। आइएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगाता है। बिक्री कर होता है एक तरह का टैक्स, यानी कि अगर मान लीजिए इसका जो है एमआरपी 100 है और इस पे इसने 10% का डिस्काउंट दिया, तो कितना बन जाएगा भाई, 10% डिस्काउंट देने के बाद वैल्यू आ जाएगी 90। अब हम इस पे 8% का बिक्री कर लगाएंगे। जब हम इस पे 8% का बिक्री कर लगाएंगे, तो मेरे भैया 9 8 72, यानी कि 7.2 की वैल्यू 7 पॉइंट ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 97.2। 97.2 आप लोगों को वैल्यू दी गई है कितनी, 34,020, और ये यहां से कितने गुना जाएगा, जितने गुना जाएगा इसका उतने गुना करेंगे, यहां पर हमारा आंसर आ रहा होगा। तो एक बार देखते हैं कैलकुलेशन करके कितने गुना पे जाता है। तो यहां से आप पॉइंट हटा लेंगे तो मेरे भाई 0 लग जाएगी, तो ये हो जाएगा 972, और ये हो जाएगा आप लोगों का कितना, तो आप कहोगे 34,200, और यहां से कैलकुलेशन करते हैं तो ये जा रहा होगा 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, ठीक है। तो ये 3500 गुना पे बैठा हुआ है। 3500 गुना पे अगर हम इसको करते हैं, तो इसका 3500 गुना करने पर हमारा रिजल्ट बन रहा होगा 35,000 भाई। इसका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा भाई, 2 0 और 4 0, 35,000 नहीं, कितना दे रखा था यार ये, ओहो यार, इधर मैंने एरर लिख दी। ये 350 गुना बनेगा भाई, यहाँ भी 350 गुना करेंगे, और अगर यहाँ 350 गुना करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ जो बनेगा वो 35,000 बनेगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया भाई, फिर से देखो एक बार ध्यान से।
आपके पास में लिखा हुआ है x कोमा 1/x का एवरेज दिया गया है m। देखो यार, अगर x कोमा 1/x का एवरेज m है तो x प्लस 1/x यानी इनका योग कितना आएगा, तो आप कहेंगे इनका योग आएगा गुरुजी 2m। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल आएगा 2m। हमसे पूछा एक्स स्क्वायर और 1/x² का औसत, तो अगर x² प्लस 1/x² निकालू यहां से मैं, तो मेरे भाई मैं आपसे कहूंगा कि सिंगल से कहां जाना है स्क्वायर पे, प्लस से कहां जाना प्लस पे, तो जो वैल्यू दी गई है उसका स्क्वायर कर दो, जो वैल्यू दी गई उसका स्क्वायर कर दो और 2 माइनस कर दो। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल हमने तो ये पढ़ा है, हमने ये समझा भी है, तो ये बन गया 4m² माइनस का 2। मेरे भाई ये तो योग है, ये तो योग है इनका, हमको बताना है इनका एवरेज। एवरेज निकालने के लिए हम इसको किससे भाग करेंगे, तो आप कहेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। 4m² माइनस का 2 है, अपोन में 2 आ जाएगा, तो मेरे भाई 2 से जब डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 2m² और यहां से 2 कॉमन आके कट गया था, तो ये बन जाएगा 2m² माइनस 1। जब आप पेपर में बैठ के खुद करोगे तो आप लोगों की स्पीड और भी ज्यादा होगी, बस आप ध्यान रहे गलत चूज ना कर लेना। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा 2m² माइनस का 1। आइएगा अगले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, तो आपके सामने अगला क्वेश्चन ये रहा मेरे भाई। इसमें बोला गया है कि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दिया गया है 132। अगर 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है तो पहली और अंतिम संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो भैया, एवरेज जो दिया गया है वो आपकी बीच वाली संख्या होगी। क्या उनसी संख्या होगी? बीच वाली संख्या। इससे इधर चलेंगे तो बड़ी संख्याएं आएंगी, इससे इधर चलेंगे छोटी संख्याएं आएंगी, यानी 4 संख्या इससे इधर है, 4 संख्या इधर है और 4 ही संख्या आप लोगों की इधर बनेगी। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल बनेगी। तो 9 आप लोगों को कहा है 9 क्रमागत संख्या है, तो ये 132 हो गई, तो ये क्या बनेगी? आप कहोगे 134, ये 136, ये 138 और ये 140। आप कहेंगे हाँ जी। उसके बाद में 132 है तो ये 130 बनेगी, उसके बाद में 128 बनेगी, ये आपकी 126 बनेगी और ये एक आपकी 124 बनेगी। इनका अंतर करेंगे तो आप कहेंगे इनका अंतर बनेगा 140 माइनस 124 करने पर आ रहा होगा कितना? तो आप कहेंगे 16 आ रहा है। परंतु मैंने आप लोगों को ये तरीका बताया ना था, मैंने कहा था इस तरीके से आप पेपर को सोल्व नहीं करेंगे, इस तरीके से आप लोगों को चीजें नहीं करनी है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो मेरे प्यारे बच्चे करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज तो 9 है, कल को मान लो 29 दे दिया तो फिर कहानी खराब हो जाएगी। तो हमें करना क्या था, हमें करना है मेरे भैया कि जितनी क्रमागत संख्या बोली गई है उससे 1 कम करेंगे, 1 कम करेंगे और उसका दुगना कर देंगे, यानी कि 9 माइनस 1 8, 8 दूनी हो जाएगा 16। कल को जो भी क्वेश्चन आएगा उसको इसी प्रकार सोल्व करना, इसी प्रकार से आप इसका आंसर निकालना, तो बहुत जल्दी आएगा, सही आएगा, हमेशा सटीक आएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से आया और क्वेश्चन क्या आया ध्यान से सुनिएगा। इसमें बोला गया है क्या कि चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि होने के फलस्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपए में 6 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है, 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है। चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था? मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताइएगा, आपके चावल के रेट में कितने % की कमी हुई है? तो आप कहेंगे 25% की कमी हुई है। 25% का मतलब हुआ 1/4, यानी कि 4 पे 1 की कमी हो गई। 4 से कितना बन गया? तो आप कहेंगे 4 से बन गया 3। अगर ये आपकी मूल्य में कमी है तो मात्रा का रेशो कितना आ रहा होगा यहां से? तो आप कहेंगे मूल्य का रेशो अगर हमारे पास में 4:3 है तो मात्रा का रेशो आ जाएगा आपका 3:4। यहां से देखोगे वैल्यू को, तो यहां से आपकी वैल्यू कितनी हो रही है? 1 किलोग्राम। तो यहां से देखा गया 6 किलोग्राम, क्वेश्चन में कितने गुणा पे बैठा है? 6 गुणा पे। तो यहां से करेंगे 6 18 आ जाएगा, यहां से तो 18 आएगा और यहां से करेंगे तो कितना आएगा भाई? 6 चौक 24 आएगा। कितना आएगा? 6 चौक 24 आएगा। ठीक है। अब हमसे पूछा गया है क्या? तो हमसे पूछा गया है आप लोगों का इसमें चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था? पहले मूल्य क्या था? तो चावल का टोटल प्राइस कितना दिया गया? 1200 रुपए और यहाँ वैल्यू मात्रा कितनी? 18। तो यहाँ हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 और 6 18। नहीं भाई नहीं, इसकी थोड़ी पूछी है, इसने पूछा प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था, यानी पहले कितना था। तो हमारा जो टोटल प्राइस है वो 1200 रुपए है और मात्रा कितनी थी इसकी? 24। ठीक है। और यहां से 24 पंजे हो जाएगा 120, यानी इसका आंसर बनेगा 50 रुपए। क्या बनेगा इसका आंसर? 50 रुपए बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा इसका? पहला, 50 रुपए इसका आंसर आएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपके सामने फिर से एवरेज का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो एक बार क्या कहा क्वेश्चन ने। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल दिया गया है 78। अगर 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल दिया गया 78 तो क्या इनका औसत नहीं आ सकता? तो आप कहेंगे हाँ जी, 3 से डिवाइड करेंगे 26 आ जाएगा। इसका मतलब 26 आपकी बीच वाली संख्या आ गई, तो आप कहेंगे हाँ जी बीच वाली संख्या आ गई। इससे इधर चलेंगे, बड़ी आएगी, इधर आएगी छोटी, क्योंकि 3 ही संख्याएं हैं, क्रमागत है, सम है, तो ये 26 है तो ये 28 है, और मेरे भाई अगर ये 26 है तो ये 24 है। तो बड़ी पूछी गई है तो बड़ी क्या लगाएंगे आप? 28 लगाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा आपका? बी। तो आप कहेंगे इसका बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से क्या पूछा गया, देख तो पढ़ते हैं भाई से। एक व्यक्ति ने घोड़े को 25% के लाभ पर बेचा, यदि वह इसे 35% कम में खरीदता और 732 रुपए कम में बेचता तो 36% का लाभ होता, घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को लाभ हानि के अंदर खूब सारे बताए थे, कराए थे। यानी सीपी मानिए इसका 100 रुपीज, सीपी इसका अगर 100 पढ़ा हमने तो 25% के लाभ पर बेचा इसने अपने घोड़े को, तो 25% का प्रॉफिट का मतलब हो जाएगा 125 का इसने बेच दिया। अब बोला है इसने कितने परसेंट कम में खरीदा होता, 35% कम में खरीदा होता। 35% कम खरीदने का मतलब हुआ ये कितने का खरीद के लाता, 65 का खरीद के लाता। और बोला 732 रुपए यहां से कम में बेचता, 732 रुपए यहां से कम में बेचता, तो आप लोगों को 36% का प्रॉफिट होता है। तो यहां 36% का लाभ लीजिएगा मेरे भाई, 36% का लाभ लेंगे तो कितना आएगा, देखते हैं क्या बनेगा यहां से। तो 65 का 36% निकालेंगे, 65 गुना 36/100। उसके बाद में यहाँ जीरो आएगी, यहाँ 5 से काटेंगे 13 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, उसके बाद में 2 से काटेंगे 10 बार, 2 से काटेंगे 18 बार, 18 की गुणा कर लेंगे, 10 से भाग करने का पॉइंट बना लेंगे। 18 × 4 4 हासिल हुआ 5, 18 का 18, 18 5 हो जाएगा आप लोगों का 23, यानी कि ये बनेगा 23.4। 23.4 का प्रॉफिट करो भाई इसमें, तो आप कहेंगे 4 आ जाएगा गुरुजी, और 3 और 5 आ जाएगा 8, और ये हो जाएगा 88.4। 88.4 आप ध्यान से सुनिएगा, ये जो 88.4 बना है ये 125 से कितना कम है, तो आप कहेंगे ये कम है गुरुजी हमारा। इसको अगर हम 89 पढ़ेंगे 0.6 तो ये हो जाएगा 0.6 होगा, और अगर इसको हम 89 पढ़ेंगे 89 पढ़ेंगे तो मेरे भाई ये आपका 11 और ये आपका 25, यानी 36.6। 36.6 पर क्वेश्चन में कितना कम दिया गया है, तो आप कहेंगे 732 कम दिया गया है, तो कितने गुना पे बैठा है, तो आप कहेंगे गुरुजी ये बैठा है, अगर हम पॉइंट हटाएंगे जीरो लगाएंगे तो ये बैठा है 20 गुना पे। कितने गुना पे, 20 गुना पे। तो हमसे पूछा है इसका क्रय मूल्य, सीपी का 20 गुना करेंगे, इसका 20 गुना करने पर आपका रिजल्ट आ रहा होगा 2000, यानी इसका क्रय मूल्य कितना आ रहा है 2000 रुपए, यानी 2000 रुपए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होने वाला है, ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन लगा के आप आगे बढ़ जाओगे, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बन रहा होगा। आइए मेरे प्यारे बच्चे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 4 समय दूरी का क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा सवाल है। क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझेंगे एक बार। क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन बोला गया है क्या क्या एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर दूरी तय करती है, यात्रा पूरी करने में कितना समय लगा, बताओ। इतना आसान सवाल आपसे पूछा गया, टाइम पूछा गया, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो आप कहेंगे 250 किलोमीटर की डिस्टेंस है और हमारे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, तो हम 5 घंटे में इस डिस्टेंस को बना के आगे निकल रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर फिर से आ गया ये, तो आइएगा क्वेश्चन क्या है ध्यान से पढ़ेंगे। ए बी सी का एवरेज कितना है, तो आप कहेंगे 60। अगर ए बी सी का एवरेज 60 है तो इनका टोटल कितना बनेगा, 60 या 180, 60 या 180 बनेगा भाई आपका होगा। हाँ जी, ए बी का एवरेज कितना है 30, तो इनका बनेगा 60, इनका बनेगा 60, और बी सी का एवरेज कितना है तो 70, तो आप कहेंगे इनका बनेगा 140। तो इनका टोटल कितना बना मेरे प्यारे बच्चे, आप कहोगे 200 बना। कितना बना, 200 बना, और 200 में से अगर मैं 180 घटा देता हूं तो मेरे प्यारे बच्चे मेरे पास वही नंबर आ जाएगा जो रिपीट हुआ है, यानी बी की वैल्यू आ जाएगी, अब वो आ जाएगी 200 माइनस 180 करने पर 20 किलो। तो यानी जो बी है उसका वेट कितना, उसका वजन कितना है, 20 किलो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर और ये क्वेश्चन देखो बहुत ही प्यारा सवाल है, ये भी पाई चार्ट का क्वेश्चन है आप लोगों का। तो आइएगा समझते हैं क्या है क्वेश्चन। दिए गए पाई चार्ट वित्त शोषण के विभिन्न स्त्रोतों करोड़ों रुपयों में दर्शाता है, जो लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी अपनी चरण सेकंड परियोजना के लिए एकत्रित करने की योजना बना रहा है। ये बताया गया है, ये बाजार ऋण ग्रहण है, ये बाजार ऋण ग्रहण है, ये विदेशी सहायता है, ये एसपीवीएस है, जो भी है, ये टोल है, ये वार्षिकी है। अब क्वेश्चन पढ़ते क्या बोला, एक आउटसोर्स एजेंसी द्वारा टोल संग्रह के माध्यम से 4910 करोड़ रुपए के साथ परियोजना का समर्थन करने के लिए, देखिएगा आप लोगों को यहां से टोल के लिए कितना अब समर्थन मिल रहा है, तो आप कहेंगे 4910 का समर्थन मिल रहा है, 4910 का। इसमें बोला गया अधिकतम 20% कमीशन का प्रावधान है। अगर मैं इसका 20% निकालता हूं तो 20% कमीशन देखते कितना बनता है, तो आप कहेंगे गुरुजी 2 जीरो आपकी कट जाएगी, हम इसमें गुणा करेंगे 2 की, तो ये बनेगा 2, ये बनेगा आप लोगों का 2 में 18 का 8 आ जाएगा, इसके बाद 1 और 2 चौका 8 है, 982 करोड़। अब 982 करोड़ रुपए का इसमें कमीशन होगा, तो आउटसोर्स एजेंसी का कुल कितनी राशि एकत्र करने की अनुमति दी जानी चाहिए, यानी ये 982 करोड़ रुपए कमीशन के देने ही देने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे फिर कितना बनना चाहिए, 4910 में आप लोग इसको ऐड कर देंगे तो आप लोगों का वैल्यू बनेगा यहां से, तो आप कहेंगे 2, यहाँ 9, यहाँ 8 और यहाँ 5, 5892 करोड़ रुपए। 5892 करोड़ रुपए ऑप्शन नंबर किस में है भाई, सी में, तो इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों का पूरा सेट, पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है, और ये 26 या 25 क्वेश्चन आप लोगों के
यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम जो हुआ था 23 तारीख का शिफ्ट नंबर फर्स्ट का, उसका ये एनालिसिस था, उसका ये आप लोगों को मैथ का पूरा सॉल्यूशन बता दिया गया है, समझा दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चे, इसमें थोड़ा सा हमने स्पीड से काम किया है। ये नहीं है कि आपको एक एक क्वेश्चन में पूरा समय दिया जाए, पूरा बताया जाए, बस आपको ये दिखाना था कि इसका ये सॉल्यूशन है। और अब जिनका अगली शिफ्ट में होने वाला है, हो गया होगा अब तो क्योंकि हम काफी लेट है वीडियो बनाने में, तो अब उसके बाद में आप लोगों का दूसरी शिफ्ट का पेपर आ जाएगा, उसका भी एनालिसिस करा देंगे। जिनका एग्जाम कल है, परसों है, 24 में है, 25 में है, तो वो पहले दोनों दिन के शिफ्ट के आप जरूर देख कर जाएं किस प्रकार का आपका पेपर का लेवल है। और सही से तो कल पता लगने वाला है कि कल जाके एक एक्यूरेट पता लग जाएगा कि पेपर किस लेवल का बनने जा रहा है, या इसी लेवल का आएगा या किस लेवल का आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो जिनका आज पेपर हुआ है उनका पेपर काफी अच्छा गया होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं, क्योंकि इतना मुश्किल था ही नहीं कुछ, सब कुछ आसान था, सब कुछ ऐसा था जो सिलेबस के अंदर से है, सब कुछ वो था जो आपने पढ़ा, देखा, समझा, तैयार किया था। तो इसलिए आप लोगों को घबराने वाली बात जरूरत नहीं है। बस ये है कि आप लोगों ने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो, जो क्वेश्चन आपने अपना वहां किए हो, वो सारे सही किए हो। बस इस उम्मीद से आप तो आशा करते हैं और देखते हैं इस बार क्या होता है। और मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय श्री राम।